Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about ethics in sports. सो ये जो टॉपिक है ये यूजफुल है एसे राइटिंग के लिए। तो जैसा कि आपको पता है हाल फिलहाल में यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक्स आए हैं। तो उसमें एक टॉपिक था एजुकेशन से रिलेटेड, उसको हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स विथ अस वंस वी आर आउट ऑफ स्कूल। बट काफ़ी बाकी जो टॉपिक्स थे अलग अलग फील्ड के थे। तो अगर ऐसे को डिस्कस करना, ऐसे को डील करना है हमें आंसर राइटिंग में अगर करना है अच्छे से, तो वी विल हैव टू हैव वेरिड आइडियाज। ये जो भी ऐसे आए हैं 8 टॉपिक्स, इनको ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे, यूट्यूब पे लाएंगे हम लोग उसका डिस्कशन। बट मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग का कोई सेट तरीका नहीं है। ऐसे के लिए आपके पास सोचने का तरीका होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में चीज़ों को अलग तरीके से देखना आना चाहिए। तो मैं अपने तरफ से हेल्प करता रहूँगा न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कुछ कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें अपार्ट फ्रॉम जस्ट रीडिंग द करंट अफेयर्स, वो मैं करता रहूँगा। तो इसी के लिए यहाँ पे मैं अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इशूज डिस्कस कर रहा हूँ। So the ideas that I'm going to discuss here is useful for essay writing, if not directly, indirectly. Ethics and integrity के लिए तो important है ही। तो दो केस बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट केस इज अबाउट विमेन स्पेनिश फुटबॉल टीम। तो वहाँ पे कैसा हुआ कि विमेन स्पेनिश फुटबॉल टीम के चीफ लुइस रुबेल्स, यू कैन सी दिस फोटो इमेज, और आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मेडल सेरेमनी ही फोर्सफुली किस्ड अ फीमेल प्लेयर, जेनी हॉरमोसो। ये सब नाम अगर याद रखोगे तो ऐसे वगैरह में लिखने में आसानी रहेगी। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो ऐसे की। तो लुइस रुबियल्स, द चीफ ऑफ स्पेन फुटबॉल फेडरेशन, he had to resign recently because during the World Cup medal ceremony he forcefully kissed one such player of his team, जेनी हॉर्मोसो। अब इस पूरे मामले में इशू क्या है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट जेनी हॉर्मोसो कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट because she said that this particular incident was without her consent। तो अब अगर इस पर्टिकुलर इशू को आप देखें तो इसमें स्पोर्ट्स के अंदर पैट्रियार्की का इशू दिखता है, स्पोर्ट्स के अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इशू दिखता है। आप जब भी केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर क्या क्या एथिकल कंसर्न्स या एथिकल डायलेमा है वो भी आपको लिखना होता है। इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट द एथिकल इश्यूज और कंसर्न्स इन्वॉल्व्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अ प्लेयर ट्रस्ट अ लॉट their coaches, their senior management, and they act as per their directions। तो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि जो भी टीम है हमारी वो हमारी हेल्प करने के लिए विथ वन सिंगल गोल, दैट इज टू विन फॉर द टीम। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का यह मामला दिखता है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का इशू दिखता है। सेक्सुअल असॉल्ट तो है ही है बिकॉज द किसिंग इंसिडेंट was done forcefully and it also included lack of consent। तो इस तरीके से ये सब कुछ एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसर्न्स इस मामले में दिख रहे हैं। इसी तरीके के एक्यूजेशंस आपको पता है कुछ महीनों पहले इंडिया में भी चल रहा था। रेसलिंग फेडरेशन चीफ श्याम, आई थिंक ब्रिजभूषण शरण, यस, उनके अगेंस्ट इस तरह के एलिगेशंस थे एंड लेटर ऑन ही हैड टू रिजाइन। सो ऑल सच इवेंट्स आर हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ डिग्रेडिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन स्पोर्ट्स। अब इससे थोड़ा अलग तरीके का इशू, जब स्पोर्ट्स में एथिक्स से बात चल रही है तो एक और इशू डिस्कस करते हैं, वो है इंडियन फुटबॉल टीम से रिलेटेड। तो हाल फिलहाल में एक न्यूज निकल कर के आई कि इंडियन मेन फुटबॉल टीम के कोच आइगोर स्टीमैक ने पिछले साल एशियन कप में इंडियन टीम को चुनने के लिए, वाइल अ मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, इंडियन टीम का सिलेक्शन करने के लिए उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लिया कि कौन सा खिलाड़ी का दिन अच्छा होगा उस दिन उसको चुनूंगा, किसका दिन अच्छा नहीं होगा उस दिन, जिसका लक अच्छा नहीं होगा उसको नहीं चुनूंगा। तो ही टुक द हेल्प ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और इंटरेस्टिंगली इस एस्ट्रोलॉजर से
इनकी मुलाकात करवाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, यानी कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वाज इन कंसेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्शन ऑफ द कोच। अब इसमें इशू क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है डिसरिगार्ड फॉर मेरिट, dogmatism in sports. I could have written superstition, but I wanted to use relatively mild term dogmatism. देखिए, अभी मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग मेरे इस ओपिनियन के अगेंस्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्सनल ओपिनियन मायने नहीं रखता है। आप में से कई सारे लोग इस डिसीजन के फेवर में भी होंगे। फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन बाईचुंग भूटिया जी ने भी सपोर्ट किया इस आइडिया को कि ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। बट इसमें एथिकल कंसर्न्स क्या है? स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत डॉगमेटिज्म, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी टिल डे इज नॉट अ वेल डिफाइंड और वेल एक्सेप्टेड साइंस, नॉट अ नेचुरल और एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स। अब आप में से कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते होंगे, बट इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ वेल एक्सेप्टेड थिंग दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। सो अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है स्पोर्ट्स में, देन दैट इज डॉगमेटिज्म इन स्पोर्ट्स। डिसरिगार्ड फॉर मेरिट, बिकॉज इन स्पोर्ट्स द सिलेक्शन शुड बी कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सुपरफिशियल आइडियाज। डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन एफर्ट्स। अब इसमें सोचिए सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें बात है डिवाइन डिटर्मिनिज्म की। ये क्या बताता है? कोच का नजरिया क्या दर्शाता है? डिवाइन डिटर्मिनिज्म मतलब सब कुछ पहले से तय है। अगर सब कुछ पहले से तय है कि उस दिन मेरा टाइम खराब ही होगा, मैं चाह करके भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इंसानों के एफर्ट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिटरमाइंड एज पर द स्टार्स और गॉड और समथिंग। एज ए ह्यूमन हाउ शुड वी थिंक? एज ए ह्यूमन वी शुड बी थिंकिंग इन दिस मैनर, प्लीज लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। इवन इफ देयर इज समथिंग लाइक लक, we should not think about it because we cannot do anything about it. So we should not be at all thinking about it. डिवाइन डिटर्मिनिज्म जो है वो हमारे जो माइंडसेट है वो उसको कहीं इस तरफ ले जाता है कि सब कुछ पहले से तय है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारी तमाम एक्टिविटीज एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने का मतलब है अ पर्सन बिलीव्स इन डिवाइन डिटर्मिनिज्म। डिवाइन डिटर्मिनिज्म में बिलीव करने का मतलब है ह्यूमन एफर्ट्स को डिसरिगार्ड करना, मेरिट को डिसरिगार्ड करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन स्पोर्ट्स विनिंग इज नॉट एवरीथिंग। तो कोच साहब कहते हैं कि एक्सेप्ट इट और नॉट, बट इट इज टाइम टू पुट ऑल कार्ड्स ऑन द टेबल। दैट इज ट्रू। जब आप खेल खेल रहे होते हैं, जब आप टीम का हिस्सा होते हैं, तो आपकी इच्छा रहती है कि चाहे किसी भी कीमत पे हमें जीतना है। बट अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट्स का एसेंस देखें कि खेल बनाया ही किस लिए गया है, तो खेल का पर्पस बस ये नहीं है कि कैसे भी हो सामने वाली टीम जीतने की कोशिश करे। अदरवाइज तो फिर जो लोग भी बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, डोपिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि विनिंग एट एनी कॉस्ट। बट स्पोर्ट्स का जो मेन पर्पस है, व्हाई सच स्पोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड, द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स इज टू डेवलप कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, respect for hard work, respect for team spirit, and डिस्प्ले द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन कैपेबिलिटी, कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता है अगर खेले। वो कितने दूर तेजी से भाग सकता है, कितना टाइम तक वो रन ले सकता है, कैसे कैसे वो स्किल्स डेवलप कर सकता है, कैसे वो स्विम कर सकता है। तो स्पोर्ट्स का पर्पस है ह्यूमन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो कंपटीशन की मदद से वी ट्राई टू raise the standards, and in that process we put an exhibition in front of the entire humankind ki what are the possibilities of human. So let us not limit ourselves, we have immense possibility which is hidden. तो ये होता है स्पोर्ट्स का पर्पस। वो बात सही है कि जो खिलाड़ी खेल रहा होता है वो इतना कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि उसकी इच्छा होती है कि विनिंग एट एनी कॉस्ट, बट देन ड्रग्स या फिर चीटिंग दैट कैन आल्सो बी जस्टिफाइड, बट दैट इज नॉट राइट। राइट। स्पोर्ट्स का मेन पर्पस है वैल्यूज को इनकलकेट कराना या कैरेक्टर डेवलप करना। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एथिक्स पेपर में, एस्से में सवाल आ सकता है। स्पोर्ट्स हेल्प्स अ लॉट इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। अब एस्से में क्या करता है, सीधा सीधा नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा देता है। जैसे यूपीएससी में आया कि मैथ्स
म्यूजिक फॉर लॉजिकल पीपल, वैसे ही यहाँ पे ये सीधा सीधा एथिक्स में आएगा तो सीधा आ जाएगा, ऐसे में आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि स्पोर्ट्स इज कॉस्मिक एक्टिविटी ऑफ इन अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटी, जैसा कुछ आ जाएगा घुमा फिरा करके। तो ऐसे में पहला चैलेंज होता है डिकोड करना कि इसका बेसिक मतलब क्या है, वो एक चैलेंज होता है। फिर ऐसे और एथिक्स के आंसर्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक आप कह सकते हैं कि एसेज आर लॉन्ग आंसर्स, लेकिन हाँ डिकोड करना थोड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे के जो भी टॉपिक्स इस बार यूपीएससी में आए हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में एक बार डिस्कस करें आप सबके साथ। The next article is about World Ozone Day 2023. This topic is important from our syllabus, GS Paper 3, Environment Point of View. तो पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर लगभग 20 से 30 किलोमीटर विड्थ का लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली विच इज हेल्पफुल इन ब्लॉकिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन से आते हैं, ये ओजोन लेयर उनको काफी हद तक ब्लॉक करता है, अर्थ सरफेस पे आने नहीं देता है, जिससे हमें काफी हद तक इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती है। ओजोन लेयर की अगर बात की जाए तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर विड्थ है इसकी। ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर कैसे की जाती है वो जरा समझिए। ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूनिट जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है डॉब्सन यूनिट। 1 डॉब्सन यूनिट का मतलब है 0.01 मिलीमीटर थिकनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन लेयर को इन जनरल हम लोग किलोमीटर में नहीं डिफाइन करते, ये तो जनरल बोलचाल की भाषा है। ओजोन लेयर की थिकनेस नॉर्मली हम लोग डॉप्सन यूनिट में डिफाइन करते हैं। 1 डॉप्सन यूनिट इज 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरीके से देख लीजिए कि किलोमीटर में कितना होगा। अब जरा समझते हैं कि हाउ ओजोन इज फॉर्म, बिकॉज ओजोन इज O3। नेचुरली हमारे एटमोस्फेयर में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन, बट सन से आने वाली जो इंटेंस एनर्जी है वो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। जो ओ एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, उसको ब्रेक कर देता है एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। And this energy coming from the sun, when it breaks the oxygen molecule into two oxygen radicals, so one such oxygen radical combines with another oxygen molecule, that leads to formation of ozone molecule. This is how ozone molecule is formed. तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्रिएट होते हैं ऑक्सीजन के ब्रेक होने से और एक रेडिकल ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से। अब ओजोन होल क्या चीज होती है वो जरा समझते हैं। यू सी, ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे अर्थ पे ऐसे कई सारे केमिकल कंपाउंड्स हम रिलीज करते हैं, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एंड HCFC। ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये एटमॉस्फेरिक विंड्स के साथ राइज करती हैं और एटमॉस्फेरिक विंड्स के साथ राइज करके यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचती हैं। एंड these compounds have the capability to eat up or destroy ओजोन लेयर। इसीलिए इनको कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। और ये जब ODS हमारे अर्थ सरफेस से जाती हैं और उठ करके स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचती हैं और ओजोन को डिप्लीट करती हैं, तो उसी से फिर ओजोन होल्स क्रिएट होते हैं। सो सच ओजोन होल्स हैव बीन क्रिएटेड इन एरियाज ओवर अंटार्कटिक रीजन। अब आप भी सोच रहे होंगे, ये सब बेसिक ज्योग्राफी में वैसे मृदुल सर ने बताया होगा कि सर ज्यादातर तो केमिकल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो हैं वो लोग इक्वेटर के पास मान लीजिए रिलीज करते हैं, तो अंटार्कटिक के ऊपर यानी कि पोल के ऊपर कैसे होल्स, ओजोन होल्स क्रिएट हो रहे थे? दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक विंड्स। जो सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेरिक विंड्स का, दे कैरी दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द पोलर रीजन, और पोलर रीजन में जाकर के अंटार्कटिक रीजन के ऊपर खासकर इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ने होल क्रिएट कर दिया। तो आप ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने दिखाया कि कैसे एक थिक ओजोन लेयर हैज बीन नाउ डिप्लीटेड टू दिस लेवल।
and this has made us vulnerable to the exposure of ultraviolet radiations, and these ultraviolet radiations can cause cancer. तो देखिए ये एक पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कारण ओडीएस जैसे कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एचसीएफसी, इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कारण अंटार्कटिक रीजन के ऊपर ये रेड कलर का आप देख सकते हैं कितना बड़ा ओजोन होल क्रिएट हो गया है। ये जो CFC एंड HCFC हैं, these are harmful substances that were used are used for refrigeration purpose in our fridges, the जिसको हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, they are also used in air conditioners. तो CFC एंड HCFC फ्रिज में इनका इस्तेमाल होता है, कूलिंग पर्पस के लिए एयर कंडीशनर्स में इनका इस्तेमाल होता है, और ये फिर थोड़ा बहुत लीक होते हैं, एंड दे अलोंग विद एटमॉस्फेरिक विंड्स दे आर कैरिड टू द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर वेयर दे meet with the ozone and they deplete or break down the ozone causing this ozone hole. इसीलिए इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन डिप्लीटिंग डिप्लीशन के कारण ओजोन होल क्रिएट हो रहा था विच वाज मेकिंग अस वल्नरेबल और डायरेक्टली एक्सपोजिंग अस टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर एक काफी मॉन्यूमेंटल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट वर्ल्ड वाइड साइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। It was agreed by the world countries in 1987 with a goal to eliminate the use of ozone depleting substances कि ozone depleting substances के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया जाए, CFC एंड HCFC का इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जाए। लेकिन इससे एक नई समस्या शुरू हुई, क्या वो जरा समझिए। देखिए CFC और HCFC ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, इनको धीरे धीरे हमने फेज आउट करना शुरू किया। इनके जगह पे हमने इस्तेमाल करना शुरू किया HFC बिकॉज HFC वाज अ वायबल अल्टरनेटिव टू CFC एंड HCFC। बट HFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, बट द प्रॉब्लम विथ HFC इज दैट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस हैविंग हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो समझिए पहले होता था CFC एंड HCFC का इस्तेमाल, CFC तो हर मामले में खराब था, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी था और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा था, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी ज्यादा था। तो इसका इस्तेमाल बंद करके हमने शुरू किया HCFC का इस्तेमाल। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थोड़ा बहुत कम है बट स्टिल इट हैज हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। फिर हमने इस्तेमाल किया HFC का। HFC के साथ समस्या क्या है कि ओजोन डिप्लीशन तो इसमें बिल्कुल नहीं है। ये HFC जिसका हमने इस्तेमाल बाद में करना शुरू किया CFC और HCFC के जगह पे आफ्टर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CFC और HCFC के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने फैसला किया कि वी विल बी यूजिंग HFC। HFC की खासियत ये है कि ओजोन डिप्लीशन तो ये बिल्कुल नहीं करता है, बट इट इज हैविंग वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। तो अब इसके जगह पे प्रपोज किया गया है HFO, और HFO का इस्तेमाल प्रमोट किया जाएगा फॉर कूलिंग पर्पस, रेफ्रिजरेशन पर्पस, बट इसको ओवरनाइट तो ट्रांजिशन किया नहीं जा सकता। इसीलिए वर्ल्ड कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है, किगाली एग्रीमेंट। दिस किगाली एग्रीमेंट वाज एक्सेप्टेड बिटवीन द वर्ल्ड कंट्रीज इन 2016। समटाइम्स दिस किगाली एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज किगाली अमेंडमेंट। इसमें टारगेट है कि द वर्ल्ड कंट्रीज विल रिड्यूस देयर यूज ऑफ HFC बाय रफली 80 to 85% विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेसलाइन। तो इंडिया को ये टारगेट अचीव करना है 2047 तक। अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू रिड्यूस देयर HFC रिलीज अबाउट 80 to 85% बाय 2036। चाइना के लिए टारगेट है 2045 तक। तो HFC को रिप्लेस करके धीरे धीरे हमें HFOs लाना है, which is not ozone depleting substance. At the same time, it has very low global warming potential. तो यही है entire story about ozone depleting substances, ozone depleting substances over a period of time कैसे उनको बदला गया है, CFC, HCFC, फिर HFC। आज के डेट में HFC का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन में। ये ओजोन डिप्लीशन तो नहीं करता लेकिन हाई ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन वी आर नाउ स्विचिंग टू HFO। ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक डिटेल में आर्टिकल आया है, क्योंकि आज का दिन है वर्ल्ड ओजोन डे। हर दिन 16 सितंबर, हर साल हम लोग 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाते हैं। क्यों आज के दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्सेप्ट हुआ था इम्प्लीमेंट होने के लिए। सो दिस डे इज मॉन्यूमेंटल एज फार एज ओजोन डिप्लीशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इज कंसर्न। तो 1987 में हुआ था, इसलिए 2023 में वी आर सेलिब्रेटिंग 36th ईयर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस साल
ओजोन डे का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये अलग अलग लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है, इट शुड बी समवेयर हियर। तो ओजोन लेयर 10 से 15 किलोमीटर थिक है, थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ओजोन होल इज गेटिंग क्रिएटेड ओवर अंटार्कटिक रीजन, your thickness is getting decreased। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में उसमें बात हुई कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस सीएफसी और एचसीएफसी को रिप्लेस करना है, बट दिस सीएफसी एंड एचसीएफसी were replaced with HFC which is having high global warming potential। So now as per Kigali agreement, now there is focus on reducing the use of HFC also and replacing it with HFO। इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आयुष्मान दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में जरा समझते हैं, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्कीम चलाया था 2018 में। इस स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत 1.5 लाख बेसिक हेल्थ सेंटर्स खोले गए पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे, जहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि बेसिक बुखार से रिलेटेड, डायबिटीज या डेंटल केयर से रिलेटेड, ये सब प्राइमरी केयर्स दिए जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। 1.5 लाख इस तरह के बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले गए, जिसको कई का मोहल्ला क्लिनिक भी कह देते हैं हम लोग। इसका दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें देश के कम से कम 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का, पूरे फैमिली को 5 लाख रुपए पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस करा करके दिया गया है अंडर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत कैसा कि जो भी परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर्ड है, वो अगर उसके परिवार का कोई भी मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सारे ही इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी देंगे, दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट हैव इम्पैनल्ड देमसेल्व्स विथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और विच इज पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018। उसके आज 5 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है आयुष्मान दिवस की तरह, सेलिब्रेटिंग 5 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम योजना का। अभी ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, एक कंपोनेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। इस जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने अलग से एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज हेडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विच इज एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आयुष्मान दिवस 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये स्कीम चलाया, आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान अथॉरिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।